हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमने किया था उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे जो हमें कंटिन्यू करना है हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, उसको हम करेंगे कंटिन्यू। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल जो फीचर्स हैं इंडिया में, डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, जिसकी वजह से बहुत सारे भौतिक प्रदेश हैं भारत में। और ये रिलीफ फीचर्स भूगर्भिक संरचना या जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का डिफरेंट टाइप का, उसकी वजह से बनी है। अब ये देखिए, ये ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का, ये नया भाग है, सबसे नवीनतम भाग मैदानी क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार की भौतिक लक्षण और विविधताएं पाई जाती है इंडिया में। कहीं पर ज्यादा हाइट वाले क्षेत्र हैं, कहीं कम हाइट वाले क्षेत्र हैं, कहीं ढाल ज्यादा है कुछ क्षेत्रों का ढाल कम है। पर्वत, पठार और मैदान, ये सब जो है, और पहाड़ियां, उनका प्रतिशत भारत के कुल क्षेत्रफल का, टोटल एरिया जो है इंडिया का, उसमें से अगर देखा जाए तो इतना इतना परसेंट माउंटेन वगैरह है। और उसके बाद यदि देखा जाए तो भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। वैसे तो 5 प्रमुख भौतिक प्रदेशों को हम देखेंगे, बट भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में भी बांटा जा सकता है यदि हम थार का मरुस्थलीय प्रदेश अलग से देखें तो। अब ये कौन से फिजिकल फीचर्स हैं या कौन से फिजिकल रीजन्स हैं, फिजियोग्राफिक रीजन्स, उनको देखते हैं। तो एक तो है सबसे पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जो कि यहाँ पर स्थित है। उसके बाद दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी मैदानी प्रदेश, नॉर्दर्न प्लेन रीजन, जो यहाँ पर स्थित है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। और फिर है तटवर्ती मैदानी प्रदेश। और लास्ट जो है वो है द्वीपीय समूह। इसकी जगह जब 6 हम देखते हैं भौतिक प्रदेश, तो ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसे अलग से देखा जाता है। इसके बाद देखिए, हमने सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसको हमने स्टार्ट किया था करना। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हमने देखा कि ये जो है पर्वतीय प्रदेश, यहाँ भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब ये जो प्रदेश है, इसमें हमने ये देखा कि ये जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और एक चाप के रूप में, एक आर्क के फॉर्म में फैला है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। और बहुत से प्रमुख जो भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उनको कवर करता है। जैसे यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का थोड़ा सा भाग, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये विस्तृत है। अब ये वाला जो प्रदेश है, ये बना है हिमालय पर्वत से। और हिमालय पर्वत खुद कब बना था? नवीन वलित पर्वत है, नया बना हुआ है, तृतीय युग में बना है। और अभी चतुर्थ युग चल रहा है, क्वार्टरनरी पीरियड चल रहा है। दैट मीन्स इट इज न्यू, नया ही है। और इससे संबंधित, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो भी हमने देखे थे, थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ हिमालय। 2 मेजर थ्योरीज को हमने डिस्कस किया था। एक तो कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी, और दूसरी थ्योरी जो हमने डिस्कस की थी वो थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो हम पहले ही भी कर चुके हैं। उसके बाद हिमालय को यदि देखा जाए तो हिमालय के 3 प्रमुख भाग हैं। एक तो है ट्रांस हिमालय, फिर आ जाता है मुख्य हिमालय, उसके बाद है पूर्वांचल। हम ट्रांस हिमालय वाला सेक्शन कल देख चुके थे। आज हम मुख्य हिमालय वाला जो भाग है इसको देखेंगे। उसको देखें उससे पहले ट्रांस हिमालय में जो हमने किया था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रांस हिमालय जो है ये मुख्य हिमालय के पीछे स्थित है, वृष्टि छाया क्षेत्र में, रेन शैडो रीजन में। और मेनली इंडिया के लद्दाख वाला जो सेक्शन है उसमें विस्तृत है ये। इंडिया में लद्दाख में विस्तार है, और पास में तिब्बत वाला जो क्षेत्र है उसमें भी इसका विस्तार ज्यादा है। इसीलिए इसे कहा जाता है तिब्बतन हिमालय या तिब्बत हिमालय। ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है, रेन शैडो रीजन में, इसलिए यहाँ शुष्क परिस्थितियां हैं। और 3 प्रमुख श्रेणियां हैं यहाँ पर, जो कि है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये इनका सीक्वेंस है। और वृष्टि छाया क्षेत्र में होने का कारण शुष्क परिस्थितियां, वनस्पति बहुत कम है, और भारत का ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर है। ये सब हमने कल देखा था। अब ये जो 3 श्रेणियां देखी थी, इनमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी कल, वो जल्दी से देखते हैं। काराकोरम श्रेणी में हमने देखी थी सबसे ऊंची चोटी भारत की, जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। और ये गॉडविन ऑस्टिन K2 जो है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। उसके बाद ये जो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है रकापोशी, ये भी हम कल देख चुके हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि काराकोरम श्रेणी, जो कि सबसे ऊंची और लंबी और काफी विस्तृत श्रेणी है, इस रेंज में काफी सारी ग्लेशियर्स हैं, जिनमें इंक्लूडेड है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन हिमनद जो है उससे एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बनाती है नुब्रा घाटी, जो कि ट्राई आर्म्ड वैली है, त्रिभुजाकार जो है घाटी है, जो कि श्योक और नुब्रा नदी के मध्य भाग में स्थित है। वो हमने कल देखा था। उसके बाद लद्दाख श्रेणी में हमने डिस्कस किया था कि लद्दाख श्रेणी का जो तिब्बत में विस्तार है, उस तिब्बत में विस्तार को कहा जाता है कैलाश पर्वत।
और कैलाश पर्वत के ठीक दक्षिण में स्थित है मानसरोवर झील। और इस लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है लद्दाख का पठार, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है और ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट रीजन, जहाँ कई सारी लवणीय झीलें हैं, सलाइन लेक्स। तो ये सब हमने देखा था लद्दाख के लद्दाख श्रेणी से संबंधित, लद्दाख रेंज से रिलेटेड। फिर जास्कर रेंज जो है उसमें, अच्छा लद्दाख रेंज में हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ एक पास है जिसका नाम है खारदुंगला। खारदुंगला पास जो है नुब्रा नदी घाटी को लेह जो है उससे जोड़ती है, या फिर यहाँ पर सिंधु नदी घाटी भी है, तो नुब्रा नदी घाटी और सिंधु नदी घाटी के बीच में है ये खारदुंगला दर्रा। तो ये है सिंधु नदी, इंडस रिवर, जो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में से होकर निकलती है। तो ट्रांस हिमालय में ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जो दूसरा भाग है हिमालय पर्वतीय प्रदेश का, और ये दूसरा भाग कौन सा है, मुख्य हिमालय वाला भाग। ये मुख्य हिमालय वाला भाग अब डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए मेन हिमालय जो है वो भी यहाँ पर तो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है, उसके ठीक आगे ठीक साउथ में ये मेन हिमालय वाला रीजन है। और ये मुख्य हिमालय वाला जो भाग है इसमें 3 श्रेणियां हैं, 3 रेंजेस है, और ये 3 रेंजेस वेस्ट से लेकर ईस्ट तक फैली हुई है कंटिन्यूसली। इनमें से जो 3rd रेंज है शिवालिक, वो कई टुकड़ों में बटी हुई है, सतत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। तो ये 3 रेंजेस जो है इनसे बना है ये मुख्य हिमालय वाला भाग। अब ये मुख्य हिमालय वाला भाग यदि देखें तो यहाँ आपको याद होगा, यहाँ से सिंधु नदी आती है जास्कर के ठीक उत्तर में से। तो ये मेन हिमालय वाला पार्ट इंडस रिवर वैली, सिंधु नदी घाटी से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में विस्तृत है ये वाला भाग। सिंधु नदी घाटी, इंडस रिवर वैली से लेकर यहाँ इस साइड से लेकर, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। और अगर हम इसका पश्चिम से पूर्व तक विस्तार देखें पूरा, तो पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर दूरी तक विस्तृत है पश्चिम से पूर्व तक। इसकी चौड़ाई यदि आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न साइड में ज्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे ईस्टर्न साइड में जाते हैं पूर्वी भाग में, इसकी चौड़ाई थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। और ये वाला जो मेन हिमालय वाला पार्ट है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो नेपाल वाला जो सेक्शन है वहां इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है। यदि देखा जाए इस मेन हिमालय को, तो केवल ये इंडिया में नहीं है, इंडिया के साथ साथ पड़ोसी देशों में भी इसका विस्तार है। जैसे इंडिया के अलावा नेपाल में विस्तृत है ये, नेपाल के अलावा तिब्बत में है, और उसके अलावा भूटान में है। तो इन देशों में विस्तार है इसका, और इंडिया में भी, इंडिया में काफी ज्यादा विस्तार है इस मुख्य हिमालय वाले भाग का। तो इतनी दूरी में विस्तृत है, चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में चौड़ाई कम है, और ऊंचाई नेपाल वाला जो सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा है, और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बीच में है, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में। तो अब देखिए ये जो है अभी हमने डिस्कस किया, एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। अब इसमें देखिए इंडिया, तिब्बत, नेपाल, भूटान, इन देशों में इसका विस्तार है। अब अच्छा, यदि हम ढाल की बात करें, स्लोप्स की, तो मुख्य हिमालय की जो तीनों श्रेणियां हैं उनके 2 स्लोप्स हैं। एक स्लोप तो है इंडिया की तरफ वाला ढाल, और भारत की तरफ वाला ढाल जो है उसे कहते हैं सदर्न स्लोप, दक्षिणी ढाल। और तिब्बत की तरफ, पीछे की तरफ नेपाल, तिब्बत, इनकी तरफ जो ढाल है स्लोप, उसे कहा जाता है नॉर्दर्न स्लोप। अगर हम हिमालय की श्रेणियों का दक्षिणी ढाल देखें तो इसका सदर्न स्लोप बहुत स्टीप है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधा है, और उसका नॉर्दर्न स्लोप यदि देखा जाए तो काफी मंद है। तो यदि ढाल की बात करें तो इधर हम बताएंगे दक्षिणी ढाल, सदर्न स्लोप जो इंडिया की तरफ है, और दूसरी तरफ नॉर्दर्न स्लोप हम देखेंगे जो कि चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ वाला भाग है। तो यदि हम स्लोप को देखें तो सदर्न स्लोप काफी स्टीप है, मतलब काफी तीव्र ढाल है, और दक्षिणी ढाल तीव्र होने के साथ साथ ये इस तरह का ढाल है, और उत्तरी ढाल जो है वो इस तरह से मंद है। सो सदर्न स्लोप थोड़ा सा स्टीप है, और नॉर्दर्न स्लोप जो है वो बिल्कुल जेंटल है। और जहां पर जेंटल स्लोप होता है, मंद ढाल है, उसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न स्लोप वाली तरफ। तो दक्षिणी ढाल तो बिल्कुल स्टीप है, तीव्र ढाल वाला, और ये मंद है। मंद होने की वजह से इस पर काफी सारे हिमनद वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, और ये वाला जो साइड है ये काफी स्टीप है।
अब सदर्न स्लोप की एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब मानसून वर्षा प्राप्त होती है तो भारत की तरफ से आती है, और भारत की तरफ जो हिमालय का मुख है वहां पर रेनफॉल जो है मानसून रेन सदर्न स्लोप्स पे हिमालय के काफी ज्यादा रिसीव होती है। इसीलिए जो दक्षिणी ढाल है हिमालय का, वहां पर वनस्पति ज्यादा देखने को मिलती है, तुलना में किसकी तुलना में, नदन स्लोप की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे इस साइड वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है इस वजह से। तो ये तो हुई स्लोप्स की बात। अच्छा, स्लोप्स को अवतल और उत्तल के हिसाब से भी डिफाइन किया जाता है। तो हिमालय का जो सदर्न स्लोप है वो तो है कॉन्वेक्स स्लोप, उत्तल ढाल, और दूसरी तरफ वाला जो ढाल है वो है कॉनकेव स्लोप, जिसे कहते हैं अवतल ढाल, क्योंकि मंद ढाल है ये। तो एक तरफ नॉर्दर्न स्लोप तो बहुत स्टीप है, सदर्न स्लोप बिल्कुल जेंटल है, कॉनकेव शेप का है। तो ये दोनों तरफ के स्लोप्स हैं हिमालय के। अब हिमालय के ये स्लोप्स देखने के बाद अब यदि बात करें चौड़ाई की, तो जैसा मैंने बताया चौड़ाई जो है पश्चिम में ज्यादा है और पूरब में कम है। अब पश्चिम में कितनी ज्यादा है, तो पश्चिमी भाग जो चौड़ा है वो लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई हमें पश्चिमी भाग की देखने को मिलती है, वेस्टर्न पार्ट की। ईस्टर्न पार्ट की जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर के आसपास तक हो जाती है, जो कि काफी कम हो जाती है, सकड़ा हो जाता है उस क्षेत्र से हिमालय वाला भाग। फिर यदि हम देखें तो हिमालय की ऊंचाई नेपाल वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा है और 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है, ये हमने पहले देखा था। अब स्नो लाइन की अगर बात करें, एक कॉन्सेप्ट है स्नो लाइन वाला। तो देखिए स्नो लाइन में स्नो लाइन माउंटेन्स पर, पर्वतीय क्षेत्र में एक ऐसी लाइन है जिसके बाद हमें बर्फ से ढके हुए क्षेत्र मिलते हैं, स्नो कवर्ड रीजन्स मिलते हैं। तो पर्वतों में जिस ऊंचाई से हमें स्नो कवर्ड रीजन मिलना शुरू हो जाते हैं, बर्फ से ढके क्षेत्र मिलना शुरू हो जाते हैं, उसे कहा जाता है स्नो लाइन। अब स्नो लाइन की यदि हम बात करें तो दो तरह से हमें देखनी है। एक तो है पूर्वी हिमालय, ये वाला सेक्शन जो सिक्किम के आगे वाला है इंडिया में, और यहाँ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला दूसरा सेक्शन। तो हिमालय का ये वाला जो भाग है इसे हम पश्चिमी भाग कह सकते हैं, वेस्टर्न साइड हिमालय का, और ये ईस्टर्न साइड, सिक्किम वाली साइड जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ, उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ। तो हिमालय की यदि हम पूर्वी और पश्चिमी भाग की बात करें तो ईस्टर्न साइड हिमालय की और वेस्टर्न साइड। हिमालय के पश्चिमी भाग में जो पर्वत है हिमालय वाला, उसकी स्नो लाइन हमें काफी ऊंची देखने को मिलती है, 5200 मीटर या 5500 मीटर के ऊपर स्नो लाइन मिलती है। मतलब बर्फ हमें 5000 मीटर की ऊंचाई तक नहीं मिलती, उसके ऊपर मिलता है, 5000 मीटर के ऊपर बर्फ मिलता है, तो स्नो आपको 5000 मीटर के ऊपर मिलेगा। जबकि पूर्वी जो हिमालय वाला भाग है वहां पर हमें स्नो लाइन देखने को मिलती है 4500 मीटर के आसपास ही। तो यदि आप देखेंगे दोनों को कंपैरेटिवली, तो स्नो लाइन कहाँ की नीची है, पूर्वी जो हिमालय वाला भाग है उसकी स्नो लाइन या हिम रेखा जो है वो नीची पाई जाती है, और पश्चिमी हिमालय वाली भाग की स्नो लाइन जो है वो ऊंची पाई जाती है। सामान्यतः अगर हम अक्षांशों के आधार पर देखें, लैटिट्यूड्स के बेसिस पर, तो लैटिट्यूड्स में यदि आप देखें कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, और ऊपर 90 डिग्री की तरफ जब जाते हैं, तो 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो जनरली 0 डिग्री वाले क्षेत्र में, इक्वेटर वाले पार्ट में स्नो लाइन बहुत ऊंची होती है, क्योंकि स्नो वहां पे इक्वेटोरियल रीजन जो है यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्नो लाइन या हिम रेखा बहुत ऊंचे पर्वतों पर पाई जाती है। बहुत ऊंचा होगा तभी वो बर्फ से ढका होगा, कम ऊंचाई वाला पर्वत बर्फ से ढका नहीं होता। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, हिम रेखा कम होती जाती है, और ध्रुवों पर तो इतनी कम हो जाती है कि आपको नीचे जो सतह वाला भाग है, बिल्कुल सी लेवल वाला जो रीजन है, उस सी लेवल वाले रीजन में भी आपको बर्फ जमी हुई मिलेगी, बिल्कुल सतह पर, मैदान पर भी। तो ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ जाते जाते हिम रेखा जो है वो कम होती है। इसका मतलब पूर्वी और पश्चिमी हिमालय को यदि हम देखें तो जो हिमालय वाला भाग विषुवत रेखा के ज्यादा निकट है, ज्यादा समीप है या कम अक्षांशों पे है, लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ जो पार्ट है हिमालय का, उसकी स्नो लाइन ऊंची होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि विषुवत रेखा के निकट वाले क्षेत्रों में स्नो लाइन ऊंची होती है और ध्रुवों की तरफ वाले क्षेत्र में स्नो लाइन नीची होती है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो आपको अलग ही दिख रहा है। यदि आप तुलनात्मक रूप से देखें, कंपैरेटिवली देखें, वेस्टर्न हिमालय वाले पार्ट को, इस हिस्से को देखिए और दूसरी तरफ इस हिस्से को देखिए। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसकी हाइट यदि हम देखें, हाइट क्या, इसके लैटिट्यूड को अगर हम कंसिडर करें, देशांतर को, देशांतर क्या, अक्षांश को, तो ये यहाँ पर यदि देखा जाए, ये वाला जो क्षेत्र है 30 डिग्री के ऊपर है, पश्चिमी हिमालय वाला भाग 30 डिग्री के ऊपर तो है ही कम से कम, और पूर्वी हिमालय वाला भाग जो है वो 30 डिग्री से नीचे है। इसका मतलब ज्यादा नजदीक कौन हुआ इक्वेटर के, ईस्टर्न हिमालय हुआ। तो ईस्टर्न हिमालय की स्नो लाइन इक्वेटर के पास होने की वजह से ऊंची होनी चाहिए थी, फिर भी जो ईस्टर्न हिमालय उसकी स्नो लाइन नीची है, हिमरेखा जो है वो नीची है, और पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा ऊंची है। इसके पीछे कारण क्या है, ये विचित्र परिस्थिति क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि सामान्यतः हिमरेखा विषुवत रेखा के निकट वाले क्षेत्र में जो है वो ऊंची होनी चाहिए। तो स्नो लाइन के कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये क्यों है, ऐसा विचित्र स्थिति क्यों देखने को मिलती है? वो इसलिए क्योंकि पूर्वी भाग जो है भारत का, वहां वर्षा ज्यादा होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है, और उस आर्द्रता की वजह से हमको स्नो लाइन जो है वो 4500 मीटर के आसपास देखने को मिल जाती है, स्पेशली शीत ऋतु में, विंटर के टाइम पर। जबकि आप वेस्टर्न हिमालय की बात करें अगर, तो पूर्वी हिमालय की तुलना में यहाँ पश्चिमी हिमालय वाले भाग में आर्द्रता थोड़ी कम है, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर जो है, रेनफॉल वगैरह कंपैरेटिवली ईस्टर्न हिमालय में ज्यादा होती है, वेस्टर्न हिमालय में कम होती है। कम बारिश के कारण बर्फ जमेगी किससे, जब आर्द्रता होगी वही तो बर्फ में कन्वर्ट होगी। तो पश्चिमी हिमालय में आर्द्रता कम होने की वजह से स्नो लाइन ऊंची देखने को मिलती है, और ईस्टर्न हिमालय में आर्द्रता अधिक होने के कारण स्नो लाइन नीचे देखने को मिलती है। जबकि इनकी अक्षांशीय स्थिति जो है वो बिल्कुल विपरीत परिणाम की ओर संकेत करती है, बट फिर भी ये लैटिट्यूडनल कंडीशन को डिफाई करके आर्द्रता की वजह से दोनों की स्नो लाइन जो है उसमें ये वेरिएशन देखने को मिलता है। तो स्नो लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्नो लाइन जनरली इक्वेटर से पोल्स की तरफ रिड्यूस होती है, पर ईस्टर्न हिमालय की स्नो लाइन कम है, नीची है, बिकॉज ऑफ मोर रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। सो ये स्नो लाइन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो अब आगे डिस्कस करते हैं। स्नो लाइन के अलावा अगर देखा जाए तो ये जो पूरा मुख्य हिमालय वाला भाग है, इसके दोनों तरफ हमें ऐसे मोड़ देखने को मिलते हैं, पश्चिम और पूर्व की तरफ। अब दोनों तरफ ये जो मोड़ है इनको क्या कहा जाता है और किस तरह के मोड़ है ये? तो यदि आप देखें यहाँ, ये जो हिमालय वाला पार्ट है वेस्टर्न साइड का, यहाँ पर हिमालय पर्वत मुड़ जाता है, जिससे पाकिस्तान में श्रेणियां बनती है, सुलेमान और किरथर जैसी। तो हिमालय पर्वत पश्चिमी भाग में मुड़ जाता है और उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार होने लगता है, और इसी तरह से पूर्वी भाग जो है ईस्टर्न साइड, यहाँ पे भी हिमालय पर्वत मुड़ जाता है और हिमालय पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ होने लगता है। और यहाँ पर जब मुड़ता है तो यहाँ बनता है पूर्वांचल पर्वत या पूर्वांचल। तो हिमालय के दोनों तरफ, दोनों एजेस जो हैं, दोनों किनारे जो हैं, वहां पर पश्चिमी और पूर्वी भाग में हिमालय मुड़ जाता है, और उस मुड़ने को, मोड़ को ही क्या कहा जा रहा है? अक्षांगीय मोड़ कहा जा रहा है, सिंटेक्सियल बेंड कहा जा रहा है। और इस सिंटेक्सियल बेंड की वजह से ही पूर्वांचल हिमालय का निर्माण हुआ है, और पाकिस्तान में कई अन्य रेंजेस जो है, श्रेणियां जैसे सुलेमान आदि, इन सब का निर्माण हुआ है। तो मुख्य हिमालय के दोनों तरफ आपको अक्षांगीय मोड़ भी देखने को मिलेंगे। फिर अब मुख्य हिमालय वाला जो भाग है, इसमें ये 3 श्रेणियां हैं, 3 रेंजेस हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो है वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है ये है ग्रेट हिमालय। उसके बाद है मिडल हिमालय, मध्य हिमालय वाला भाग, और सबसे बाहर जो है वो है शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये 3 श्रेणियां हैं। तो कुल मिलाकर मुख्य हिमालय वाला भाग ये है। इसको मैं जल्दी से रीड आउट कर देती हूँ, आप भी इसको देख लीजिए और नोट्स बनाने में आपके लिए इजी होगा, उस तरह से मैं बोल देती हूँ। तो ये मुख्य हिमालय जो है, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है, जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर की दूरी में सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच है। इसका विस्तार भारत, तिब्बत, नेपाल तथा भूटान में देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिणी ढाल तीव्र तथा उत्तरी ढाल मंद है।
और उसके साथ साथ चौड़ाई पूर्व पश्चिमी भाग में ज्यादा है और पूर्वी भाग में कम है। हिम रेखा पश्चिमी हिमालय की ऊंची है और पूर्वी हिमालय की हिम रेखा नीची देखने को मिलती है। हिमालय के दोनों किनारों पर अक्षांगीय मोड़ देखने को मिलते हैं तथा 3 श्रेणियां इस मुख्य हिमालय वाले भाग में सम्मिलित हैं, जिसमें है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। सबसे पहली श्रेणी को वृहद हिमालय को हम सबसे पहले देखेंगे। ग्रेट हिमालय वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये ग्रेट हिमालय जो है ये भी विस्तृत है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। जैसे अभी बाकी सारी रेंजेस देखी हमने, इंडस सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक विस्तार है पूरे मुख्य हिमालय का, वैसे ही बृहद हिमालय ग्रेट हिमालय का भी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। अब ये जो विस्तार है ये कौन कौन सी चोटियों के बीच में है वो देखिए। तो जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है वहां एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। तो ये वृहद हिमालय ग्रेट हिमालय नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरवा चोटी है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा वहां तक विस्तृत है। अच्छा, यहाँ ये इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में तो सही लिखा है नामचा बरवा, तो यहाँ होगी नामचा बरवा। तो ये जो हिमालय की श्रेणी है वृहद हिमालय, ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है मेन हिमालय की, और ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा के बीच में इसका विस्तार है। और विस्तार कितना है, वही 2400 किलोमीटर का विस्तार है, 2400 किलोमीटर वेस्ट से ईस्ट फैली हुई है इस तरह से। और चौड़ाई जो है वो वही पश्चिमी भाग में चौड़ाई ज्यादा है और पूर्वी भाग में चौड़ाई कम हो जाती है। अब हाइट की यदि बात करें तो वही सिंपल सा, हाइट ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, नेपाल वाला जो बीच वाला सेक्शन है वहां की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। यदि हम औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज हाइट की, तो वैसे तो ये विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है, पर इसकी एवरेज हाइट जब देखते हैं तो ये 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। जब भी हाइट बताई जाती है वो मीटर में बताई जाती है, लेंथ और विड्थ वगैरह जो है चौड़ाई लंबाई वो किलोमीटर में बताई जाती है। तो 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट ये है। पर यदि हम देखें तो ये विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है और इसी श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड भी इसी में हमें देखने को मिलती है। अब जो है चौड़ाई भी इसकी पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम है। अगर हम औसत स्तर पे देखें एवरेज बेसिस पर इसकी विड्थ, तो इसकी औसत चौड़ाई या विड्थ जो है वो हमें 25 किलोमीटर देखने को मिलती है, 25 किलोमीटर। तो औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6100 मीटर, चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा पूर्व में कम, और विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। और ऊंचाई ज्यादा कहाँ है, नेपाल वाले सेक्शन में। ये अभी मैंने बताया इसका विस्तार कितने किलोमीटर में है, 2400 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 2400 किलोमीटर। अब देखिए ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जैसा मैंने अभी आपको ऊंची श्रेणी है जैसा बताया मैंने अभी आपको। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी श्रेणी का भाग है। तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी यहाँ देखने को मिलती है। और ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर, तो ये है नेपाल और तिब्बत के सीमा क्षेत्र पर, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर रीजन पर। और नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है, सागर माथा नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर। तो माउंट एवरेस्ट जो है इंडिया में नहीं है, नेपाल और तिब्बत के सीमा क्षेत्र पर है। और भी कई अन्य ऊंची चोटियां इसका भाग है, इस रेंज का पार्ट है, जैसे कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सब पीक्स जो है ये भी इसी का पार्ट है, इस रेंज का। तो सागर माथा कहा जाता है कहाँ, नेपाल में। अब हिमाद्री जो है, इस श्रेणी को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिम का आवरण इस पे पूरे साल बना रहता है, बर्फ से ढकी हुई रहती है, क्योंकि ऊंचाई इसकी काफी ज्यादा है। तो इस श्रेणी के जो ऊंचे भाग हैं, अपर पार्ट, वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढके रहते हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है हिमाद्री। तो ये नाम इसके साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा यदि देखें हिमनद, जैसे हमने ट्रांस हिमालय वाली रेंजेस की थी उसमें काराकोरम रेंज की थी, काफी ऊंची है, उसमें काफी सारे ग्लेशियर्स हैं, वैसे ही इस विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी में हिमनद होना और बहुत से हिमनद होना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और कौन कौन से मेजर ग्लेशियर्स हैं वो देखिए।
यहाँ गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सतोपन, पिंडर, मिलान, ये सब ग्लेशियर्स हैं। और इन्हीं से भारत की प्रमुख नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। तो ये जो मेजर रिवर्स हैं इंडिया की, वो इसी प्रमुख श्रेणी से निकलकर आती हैं। इसीलिए ये जो श्रेणी है ये हमारे लिए जल सुरक्षा के लिए या वाटर जो रिसोर्सेज जो हैं उसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है रेंज। उसके अलावा यदि देखा जाए, यहाँ ये कंटिन्यूस रेंज है, बहुत ऊंची भी है और बिल्कुल सतत है, कहीं गैप नहीं है इस रेंज में, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। इसीलिए जब कोई कंटिन्यूस रेंज होती है तो उसको काट कर पासेस बनाए जाते हैं, दर्रे बनाए जाते हैं। तो इस रेंज में भी कई सारे पासेस हैं और उसमें इंक्लूडेड है जोजिला, बुर्जिला, शिवकिला, ये सारे पासेस जो हैं, नाथुला, जलीपला, ये सब पासेस इस रेंज में हैं। हिमालय के जितने भी पासेस हैं उनको हम एक साथ देखेंगे जब हम ये सेक्शन कर लेंगे। उसके बाद हिमालय पर्वतीय प्रदेश के एंडिंग में हम देखेंगे एक साथ सारे पासेस को। तो पासेस जो है उनको, दर्रों को ला कहा जाता है यहाँ पर स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में ला कहते हैं, इसीलिए बुर्जिला और शिवकिला सबके साथ ला लगा होता है। तो अब देखिए ये जो हमने अभी किया, मुख्य हिमालय में यही प्रमुख चीजें हैं। अगर मुख्य हिमालय के आपको नोट्स बनाने हो या लिखना उसको शॉर्ट में, तो कैसे लिखा जा सकता है? मुख्य हिमालय में आप लिख सकते हैं कि ये मुख्य हिमालय क्या, बृहद हिमालय में क्या लिखना है वो देखिए। यह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है जो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, पूर्व में चौड़ाई कम है। औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इस श्रेणी में बहुत से हिमनद स्थित हैं जिनसे भारत की प्रमुख नदियां निकलती हैं तथा ये हिमाद्री के नाम से जानी जाती है, और बहुत से दर्रे भी हैं इस सतत श्रेणी में। तो आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। इंग्लिश में वही सेम चीजों को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ मेन हिमालय विच एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर, and it is wider on western side and compared to eastern side. Its average width is 25 kilometer, average height is 6100 meter, and it is world's highest range, and it also contains world's highest peak, which is Mount Everest. It is also called Himadri, and many glaciers which feed the major rivers of India are located here, and it has many passes which provide connectivity to the northern parts of India. So ये सब करने के बाद दूसरी जो श्रेणी है मुख्य हिमालय की, उसकी बात करते हैं। मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी का नाम है मध्य हिमालय, क्योंकि ये ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में है, इसलिए इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय के अलावा इसको 2-3 नाम और दिए जाते हैं, लघु हिमालय मतलब लेसर हिमालय, और हिमाचल हिमालय भी इसको कहा जाता है, इस रेंज को। अब देखिए ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है और किस तरह से विस्तृत है। तो ये अभी जो हमने ग्रेट हिमालय देखा था उसके ठीक साउथ में स्थित है, और ये वाली जो रेंज है इसकी भी चौड़ाई हमें कहाँ ज्यादा देखने को मिलती है? पश्चिमी भाग में चौड़ाई ज्यादा, पूर्वी भाग में चौड़ाई कम। विस्तार वही कितना, 2400 किलोमीटर होगा, पर इसकी जो हाइट है ग्रेट हिमालय वाली जो रेंज थी उससे थोड़ी कम है। मध्य हिमालय की हाइट थोड़ी कम है और शिवालिक की हाइट मध्य हिमालय से भी कम है। तो जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं रेंजेस की हाइट थोड़ी कम होती जाती है। तो इसकी अगर हाइट की हम बात करें तो इसकी एवरेज हाइट है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर, 3700 से 4500 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई पाई जाती है, और 50 किलोमीटर के आसपास इसकी औसत चौड़ाई है। एवरेज जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। अब ये जो रेंज है श्रेणी, क्योंकि इसकी हाइट इतनी कम है, मतलब एवरेज हाइट ही 3700 4500 मीटर के आसपास है, इसी वजह से होता क्या है कि ये सर्दियों में तो इसका ऊपर वाला भाग बर्फ से ढक जाता है, पर जैसे ही गर्मियां आती हैं तो इसका ऊपरी भाग में जो भी बर्फ होती है, स्नो, वो पिघल जाती है, और जब स्नो मेल्ट होती है समर के टाइम पर, तो यहाँ पर ये जो हायर रीजन्स है इस माउंटेन के, यहाँ घास के मैदान विकसित होते हैं, घास के मैदान। और इतनी ऊंचाई पर जो घास के मैदान विकसित होते हैं, ग्रासलैंड्स, वो ठंडे या शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो इस हिमालय की श्रेणी में शीतोष्ण घास के मैदानों का विकास होता है। कब? गर्मियों के समय। टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स हैं वो डेवलप होते हैं समर के टाइम पर। और ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जो इस
यहाँ पर श्रेणी पर पाए जाते हैं उनको विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है वहाँ कहते हैं मर्ग। जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह, ये यहाँ पर मर्ग जो है ये घास के मैदान ही है और कुछ नहीं। तो और उत्तराखंड में जो है इन्हें कहा जाता है बुग्याल, प्याला, इस तरह के कई नामों से जाना जाता है इन शीतोष्ण घास के मैदानों को। और हाइट कम होने की वजह से गर्मियों में यहाँ पर बर्फ पिघलने से ये घास के मैदान बनते हैं। और ये जो घास के मैदान है ग्रासलैंड्स, इनका यूज करती है लोकल कम्युनिटी अपने पशुओं को, अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाने के लिए। तो अपने पशुओं को चारा चराने के लिए कई सारे स्थानीय समुदाय यहाँ पर बर्फ जब हट जाती है, घास के मैदान विकसित होते हैं गर्मियों में, तब अपने पशुओं को लेकर यहाँ आते हैं। तो लोकल कम्युनिटीज गर्मियों में तो ऊपर चढ़ जाती है पर्वतों पर घास के मैदानों का उपयोग करने के लिए, और सर्दियों में जैसे ही बर्फ जमती है यहाँ पर्वत के ऊपरी भाग में, तो वो वापस नीचे आ जाते हैं पशुओं के साथ। तो जब कोई स्थानीय समुदाय अपने पशुओं के साथ ऋतु में परिवर्तन होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसे कहा जाता है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास। तो यहाँ इस श्रेणी में ट्रांस ह्यूमेन्स या सीजनल जो माइग्रेशन है वो किया जाता है लोकल कम्युनिटीज द्वारा। सीजनल माइग्रेशन, गुर्जर और बकरवाल जो कम्युनिटीज हैं वो ज्यादातर इस तरह के सीजनल माइग्रेशन या ऋतु प्रवास जो है वो श्रेणी क्षेत्र में करती है। तो ये इसकी मुख्य बात हो गई। तो ये जो रेंज है उसमें देखिए अब जो प्रमुख चीजें हैं, अब आप यहाँ पे यदि देखेंगे ये श्रेणी पश्चिम से लेकर पूर्व तक काफी सारे नाम अलग अलग राज्यों में इस श्रेणी के हैं, और जो डिफरेंट नेम्स हैं इस रेंज के वो कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। तो पहला पार्ट जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में इसका नाम है पीर पंजाल। फिर है हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र जिसमें है धौलाधर नाम से जाना जाता है इसको। फिर उसके बाद उत्तराखंड वाला भाग है जहाँ मसूरी नागटिब्बा नाम से जानते हैं। फिर नेपाल वाला सेक्शन है जहाँ महाभारत के नाम से जाना जाता है। फिर सिक्किम वाला क्षेत्र है जहाँ इसे डोकिया नाम से जानते हैं। फिर भूटान वाला सेक्शन है जहाँ ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस रेंज का कोई अलग से नाम नहीं है। जो डिफरेंट नेम्स है वो यहाँ लिखे हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी नागटिब्बा, महाभारत, डोकिया, ब्लैक माउंटेन। ये देखिए पहला नंबर पीर पंजाल यहाँ, दूसरा नंबर धौलाधर, तीसरा नंबर मसूरी नागटिब्बा, चौथा नंबर महाभारत, डोकिया और ये ब्लैक माउंटेन। कौन कौन से स्टेट्स में है वो भी देख लेते हैं। पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, ये उत्तराखंड में नाम है, महाभारत नेपाल में नाम है, मध्य हिमालय श्रेणी का, मिडिल हिमालय रेंज का, सिक्किम में इसको कहा जाता है डोकिया, और भूटान में इसको कहा जाता है ब्लैक माउंटेन। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके। और ये जो मिडिल हिमालय वाली जो रेंज है, श्रेणी है, इसके ठीक पीछे की तरफ, ठीक नॉर्थ में क्या स्थित है, अभी जो हमने श्रेणी की थी, कौन सा नाम, बृहद हिमालय वाली भाग, जो विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। तो मिडिल हिमालय के ठीक पीछे नर्दर्न पार्ट में स्थित है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय वाली जो रेंज है, दोनों रेंजेस के बीच में जो गैप है वहां पर कई सारी वैलीज हैं, कई सारी घाटियां हैं, क्योंकि दो पर्वतों के बीच में क्या होती हैं, कई सारी घाटियां होती हैं। तो बहुत सारी जो घाटियां हैं ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, मतलब इसके ठीक पीछे की तरफ, नॉर्थ की तरफ, उनमें सम्मिलित है कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश की, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश की, और नेपाल की काठमांडू घाटी। तो ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं, वैलीज देखने को मिलती हैं, जिसमें सम्मिलित है कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा और काठमांडू जैसी कई सारी घाटियां। अब जो है इस श्रेणी में भी कहीं कहीं कुछ पासेस हैं, जिनमें से दो इम्पोर्टेंट पासेस के नाम यहाँ हैं, बनिहाल और पीर पंजाल नाम के दर्रे हैं यहाँ पर। और इन दर्रों को, ये किसको कनेक्ट करते हैं, क्या है, वो हम बाद में एक साथ जो हिमालय के दर्रे करेंगे पासेस, उसमें देखेंगे। तो इसमें पासेस भी हैं इस रेंज में। प्लस यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिन्हें बुग्याल प्याला के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में, और मर्ग के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। तो ये हो गई मध्य हिमालय वाली श्रेणी। इसको यदि आपको नोट्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यह मुख्य हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी है, जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर में है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है।
और ये जो है श्रेणी ये विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर आदि। फिर उसके बाद इस श्रेणी तथा मध्य हिमालय के बीच में कई सारी घाटियां स्थित है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान इस श्रेणी में बर्फ पिघलने से इस श्रेणी के ऊपरी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का निर्माण होता है, जिन्हें मर्ग, बुग्याल, प्याला नाम से जाना जाता है। और उसके साथ साथ ऋतु प्रवास यहाँ करते हैं इन घास के मैदानों में स्थानीय समुदाय। और कई सारी घाटियां जो है यहाँ स्थित, अच्छा घाटियां तो हमने देख लिया, बनिहाल और पीर पंजाल जैसे दर्रे भी इस श्रेणी में स्थित है। उसके साथ साथ इसी श्रेणी क्षेत्र में और इसकी घाटी जो इसके आसपास है वो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कई इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है बहुत सारे प्रमुख, जैसे नैनीताल, कुल्लू, मनाली, वो सब यहाँ पर इसी श्रेणी क्षेत्र में स्थित है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट श्रेणी है उसको देख लेते हैं। ये लास्ट श्रेणी किसकी लास्ट है? मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियों में से सबसे दक्षिणी श्रेणी है, सबसे सदर्न मोस्ट, और हाइट धीरे धीरे कम होती जाती है। तो शिवालिक वाली जो रेंज है उसकी हाइट तीनों रेंजेस में सबसे कम है और सबसे नई बनी हुई है। जितनी साउथ में होगी रेंज उतना नई बनी हुई है। तो शिवालिक ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय से के बाद में बनी है। तो लेटेस्ट सबसे नवीनतम श्रेणी है मुख्य हिमालय की। इसका विस्तार भी वही, चौड़ी कहाँ पे है? पश्चिम में, और पूर्व में चौड़ाई कम है। इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो बहुत कम ऊंचाई है, 500 से 1500 मीटर के आसपास हमें इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और इसका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व तक ये कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में कई जगह से टूटी हुई है। तो ये डाइसेक्टेड रेंज है, कंटिन्यू रेंज नहीं है, सतत श्रेणी नहीं है, कई टुकड़ों में बटी हुई है। इसकी चौड़ाई की यदि बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा चौड़ाई इसकी नहीं है। अब देखिए ये वाली जो श्रेणी है इसको भी कुछ एक नामों से जाना जाता है डिफरेंट प्लेसेस पर, और ये नाम क्या है वो देखिए। जम्मू पहाड़ियां, तो सबसे पहला भाग जो है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, उसमें से जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसका कोई विशेष नाम नहीं है। उत्तराखंड वाला जो भाग है उसमें इसको कहते हैं दूधवा धांग, दूधवा धांग पहाड़ियां, दूधवा धांग हिल्स। नेपाल में इसको कहा जाता है चूड़िया घाट। फिर उसके बाद दाफला, मिसमी, अबोर, मिरी, ये सब जो नाम है ये अरुणाचल प्रदेश में इसके नाम है। तो इस शिवालिक श्रेणी को भी विभिन्न नामों से जाना जाता है। जम्मू पहाड़ियां तो पता ही चल रहा है कहाँ पे नाम है। दूधवा धांग ये जो नाम है ये उत्तराखंड में है। चूड़िया घाट है नेपाल में। दाफला, मिसमी, अबोर, मिरी, ये सारे नाम जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ये विभिन्न नामों से जानी जाती है। ये श्रेणी, ये रेंज जो है इसके और मिडिल हिमालय के बीच में भी कई सारी घाटियां हैं, वैलीज हैं। और जो वैलीज हैं इनके ग्रेट मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक, इनके बीच में कई समतल घाटियां हैं, फ्लैट वैलीज, मतलब पूरी अवसादों से भरी हुई है, दोनों माउंटेन्स के बीच में सेडिमेंट्स भरे हुए। वो समतल घाटियां जो है यहाँ पर, उन्हें पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में, हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी भाग में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिमी भाग में दून के नाम से जानते हैं इनको, दून नाम की घाटियां, और पूर्वी भाग में द्वार नाम से जाना जाता है इन घाटियों को। तो शिवालिक श्रेणी के ठीक उत्तर में मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में समतल घाटियां हैं, फ्लैट वैलीज हैं, जिनको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो ये सब जो है ये घाटियां हैं, और ये घाटियां चावल की खेती के लिए विख्यात है। तो दून और द्वार नाम की घाटियां हैं जो चावल की खेती के लिए विख्यात है। दून कहाँ है? पश्चिम में, वेस्ट साइड में दून कहा जाता है, और द्वार कहते हैं ईस्ट साइड में। देहरादून, हरिद्वार, ये सब जो है ये भाग है। अच्छा, यहाँ पर चोस नाम की एक स्पेशल जो चीज है वो हमें शिवालिक श्रेणी में देखने को मिलती है। चोस जो है ये कुछ टेम्परेरी स्ट्रीम्स या अस्थायी धाराओं को कहा जाता है, अस्थायी धाराएं। टेम्परेरी स्ट्रीम्स, या फिर हम इनको सीजनल स्ट्रीम्स भी कह सकते हैं, सीजनल स्ट्रीम्स। अब ये सीजनल स्ट्रीम्स जो हैं ये कब आती हैं या कब शिवालिक श्रेणी में देखने को मिलती हैं?
तो मुख्यतः जब मॉनसून की स्थिति होती है, मॉनसून के टाइम पर ये जो शिवालिक पर्वत है यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है, मॉनसून पवनें आती हैं और रेनफॉल करती हैं और काफी ज्यादा बारिश प्राप्त होती है। और बारिश के दौरान क्या होता है, शिवालिक श्रेणी क्षेत्र में ऐसी काफी सारी लोकल स्ट्रीम्स, धाराएं जो हैं वो निकलने लग जाती है, रेनी सीजन में ही बनती। और ये धाराएं जब शिवालिक पर्वत के ऊपर चलती हैं, ये स्ट्रीम्स, तो ये हर मॉनसून के दौरान इस पर्वत पर बहते बहते इस पर्वत को काटती हैं, इरोड करती हैं। इसी वजह से शिवालिक पर्वत जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाला भाग, जहां मॉनसून की पवनों की काफी भारी बारिश होती है और दोनों ब्रांचेस मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी वाली और अरब सागर वाली दोनों ब्रांचेस मिलकर बारिश करती हैं, वहां हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले भाग में ऐसी स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा बनती हैं और उन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं। और ये चोस नाम की धाराएं काफी ज्यादा काट देती हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी को, और इसी वजह से कटी फटी या डाइसेक्टेड फॉर्म में हमें शिवालिक रेंज देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले भाग में। तो ये चोस जो है इसको भी हमेशा शिवालिक से रिलेट करके देखना है। तो शिवालिक श्रेणी जो है उसमें यही प्रमुख चीजें हैं। अगर शिवालिक श्रेणी के आपको नोट्स बनाने हो तो किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि ये मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणी तथा नवीनतम श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 500 से 1500 मीटर है तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इस श्रेणी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू पहाड़ियां, दुधवा धांग आदि। इस श्रेणी तथा मध्य हिमालय के बीच में कई सारी समतल घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिमी भाग में दून कहते हैं, पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। इन घाटियों का उपयोग चावल की खेती के लिए होता है तथा मॉनसून के दौरान पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाले शिवालिक क्षेत्र में अस्थायी धाराएं बनती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं। और इन धाराओं के कारण शिवालिक पर्वत काफी सारे भाग में अपर्दित हो जाता है और काफी सारे भागों में विभक्त हो जाता है। ये आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो इट इज द सदर्न मोस्ट एंड लेटेस्ट रेंज ऑफ मेन हिमालय, एंड दिस रेंज has an average elevation of around 500 to 1500 meter. It has a width of around 10 to 50 kilometer. It has various regional names such as Jammu Hills, Dudhwa Dhang, etc. To the north of Shivalik range and in between Middle Himalaya and Shivalik range, Doon and Dwar valleys, flat valleys are there. They are called Doon on western side, Dwar on eastern side. They are used for rice cultivation, and seasonal streams called Chos dissect Shivalik mountain into different parts. ये आप लिख सकते हैं। तो हमने मुख्य हिमालय वाला भाग, जो दूसरा भाग है हमारे हिमालय पर्वतीय प्रदेश का, वो आज कंप्लीट कर लिया है। इसके नोट्स बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, और तीसरा भाग जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।